जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक लेंगे प्यारे दोस्तों, अब एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप शुरू करते हैं और इसके अंदर जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है, एक तो तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव शब्द, जिसमें हम देसी विदेशी संकर रूढ़ यौगिक योग शब्द पढ़ेंगे। देसी देसी विदेशी और संकर शब्द, देसी विदेशी संकर शब्द। इसके बाद में इसमें तीसरा है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो शब्द हैं ये भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में फिर एक टॉपिक है इसी के साथ हमारा विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है। इसके बाद में फिर यहाँ पे हम लेंगे यहाँ अनुच्छेद को, किसको लेंगे? अनुच्छेद अर्थात गद्यांश, अनुच्छेद अर्थात गद्यांश। अभी ये वाले टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एक बार। हालांकि मैंने देखे नहीं अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपसे परमिशन चाह रहे हैं कि इनमें से कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो हमने पिछली कुछ क्लासों में कंप्लीट कर दिया हो, टॉपिक अपडेट ना हुआ हो। क्योंकि कई बार हम टॉपिक पढ़ चुके होते हैं लेकिन उसमें जो टॉपिक है वो अपडेट नहीं होते, मेंशन नहीं होते क्लास में। तो मेरे अनुसार ये है कि इस बैच में 11 से 12 वाले बैच में मैंने ये टॉपिक आपको नहीं कराए हैं अभी। तो तत्सम तद्भव है, देसी विदेशी संकर शब्द है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द है, विराम चिन्ह है, अनुच्छेद और गद्यांश। तो इनके बारे में, जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं, ये 5 टॉपिक इस वाले हम ग्रुप में पढ़ेंगे। कल हम अपने एक ग्रुप अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और वो है, उसमें वाक्य है, वाच्य है, इसके साथ काल है, वर्ती और पक्ष है। तो वो टॉपिक, वो ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। आज एक नए ग्रुप की शुरुआत करते हैं, अगर आप लोग परमिशन दो तो। आप में से कोई भी स्टूडेंट, इनमें से कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं है जो हमने पढ़ लिया हो 11 से 12 के बीच में? क्योंकि मैंने अभी आज अपने आपके टॉपिक देखे नहीं है कौन कौन से। 1 2 3 4 हो चुके हैं डेमो में, 1 2 3 अच्छा 4 डेमो में हो चुके हैं। तो बाकी सब कह रहे हैं नहीं। वो डेमो में तो आपने कहीं हुआ है उसमें, इसके डेमो में तो शायद नहीं हुए होंगे। ठीक है, हाँ बैच में हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी आप तक, आपके पेपर तक रहेगी। ये जो भी आपको महीने बताए गए सारे नए हैं। थैंक यू ठीक है, दे देंगे, वो भी दे देंगे। वेरी गुड। संधि भी पढ़ाएंगे, करा देंगे वो भी। अगर आपको मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ना है तो मैंने RYP पे क्लास ली है, RYP यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप उस पे भी वहां पे संधि जाके समझ सकते हो। बाकी मैं ही कराऊंगा आपके यहीं पे ही, RYP राकेश यादव पब्लिकेशन जो यूट्यूब चैनल है, तो उस पे ऑलरेडी मैंने संधि की क्लास ली है, वहां पे भी आप समझ सकते हो। लेकिन मैं जैसे ये टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक हमारे बचेंगे फिर हम वो कराएंगे। चलो जी, बात कर लेते हैं। आज हम यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है और वो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति व्युत्पत्ति, उद्गम उद्भव के, उद्गम उद्भव के आधार पर, उद्गम उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। तो ये भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 4 से लेके 5। जब हम बात करते हैं, वो आपसे पूछेगा उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वहां उस कंडीशन में आप
बताओगे, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद वो होते हैं 4। बाकी वो व्युत्पत्ति की चर्चा करे, उद्गम की करे, उद्भव की करे, ठीक है, तो वो होते हैं प्यारे दोस्तों 5 भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के 4 भेद हैं उनमें से एक हमारा आता है तत्सम शब्द। एक क्या आता है, तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव, तत्सम तद्भव। तीसरा होता है हमारा देशी शब्द और चौथा होता है विदेशी शब्द। चौथा क्या होता है, विदेशी। लेकिन 5वां जो भेद होता है प्यारे दोस्तों उसको हम संकर शब्द कहते हैं, जो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। वो उद्भव के आधार पे, उद्गम के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो राइट आंसर 4 है, और वो 4 हैं यहाँ विदेशी, देशी, तद्भव और तत्सम, ये 4 आते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरे जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, यहाँ पे जो तत्सम शब्द है ये कौन से शब्द है। तत्सम जो शब्द होते हैं हमारे, ये संस्कृत के शब्द हैं जो ज्यों के तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और हिंदी के जो शब्द हैं वो हमारे जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जो तत्सम से उत्पन्न हुए, तत्सम से उत्पन्न शब्द, ठीक है, इसको जो है हम देशज्य शब्द भी कहते हैं। जो देश में जन्म लिए हैं ये देशज्य शब्द कहलाते हैं। और इसको हम विदेशज्य शब्द भी कहते हैं। जो विदेश में जन्म लिए हैं वो क्या कहलाते हैं, विदेशज्य शब्द कहलाते हैं। इसको प्यारे दोस्तों हम 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द, 2 अलग अलग भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो संस्कृत के शब्द जिनको हम तत्सम शब्द कह रहे हैं, ये हमारे जो लौकिक संस्कृत, जो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, उस लौकिक संस्कृत से जो हमने डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए, बिना चेंज किए, बिना बदले, तो ये वो शब्द है जो तत्सम से उत्पन्न हुए हैं। जो हम हिंदी के शब्द जिनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हिंदी के शब्द कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादातर ये तद्भव शब्द का ही प्रयोग करते हैं। देशी जिनको हम देशज्य शब्द कह रहे हैं, ये बोली और उपबोली के शब्द होते हैं। ये बोली व उपबोली, बोली व उपबोली के जो शब्द होते हैं वो देशी शब्द होते हैं। इन आगत शब्दों का दूसरा नाम जो है वो विदेशज्य भी है, अर्थात विदेशज्य शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम आगत शब्द कहते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद 4 होंगे, लेकिन व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे शब्द के भेद 5 होंगे। 5वां भेद क्या है, संकर शब्द। और जब हम संकर को काउंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेदों की चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ तक ये चीजें समझ में आपको आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है तत्सम शब्दों के बारे में। क्या है, एक हमारा है तत्सम और दूसरा जो शब्द है वो है हमारा तद्भव। आपको ध्यान रखना है ये जो बना है ये तत् और सम से मिलके बना है। इसमें तत् क्या है, एक सर्वनाम है जो कहते हैं उसके। सम का मतलब क्या होता है, समान। तो ये जो उसके आया है ये संस्कृत के स्थान पे आया है। तो जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। इसके बाद में इस वाले तय को हमने यहाँ तय में बदल दिया, ये बन गया तद्भव। तो यहाँ पे ये हो गया उससे,
और इसका अर्थ हो गया यहाँ उत्पन्न। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। तो यहाँ ये किसके स्थान पे आया है? संस्कृत। तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। कैसे? जैसे संस्कृत के जो समान शब्द हैं वो हमने प्रयोग कर लिए यहाँ अग्नि के रूप में, और संस्कृत से जो उत्पन्न हो गया इस अग्नि से वो आग उत्पन्न हो गया। हमने एक शब्द ले लिया यहाँ सूर्य, और इससे क्या बन गया? ये सूरज बन गया। हमने यहाँ एक शब्द ले लिया कार्य, और इस कार्य से क्या बन गया? यहाँ काज बन गया। हमने यहाँ एक शब्द ले लिया क्षेत्र, और इस क्षेत्र से क्या बन गया? खेत बन गया। ये हमारे तद्भव कहलाए, ये हमारे तत्सम कहलाए, क्योंकि ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द है, तत्सम है, और ये सारे के सारे तद्भव हिंदी के शब्द है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो तत् मतलब उसके, सम का मतलब समान। तो जो संस्कृत के समान है वो तत्सम शब्द, जो संस्कृत से अर्थात तत्सम शब्द से जो उत्पन्न हुए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है कि स का अर्थ हिंदी में वह होता है, तुम का अर्थ तुम होता है, ऐसे ही अहम का अर्थ मैं होता है, ऐसे ही तत् का अर्थ होता है उसके या उससे, उसके या उससे। तो ये जो प्रोनाउन है ये संस्कृत के हैं, और ये जो प्रोनाउन है ये हिंदी के हैं। तो ये संस्कृत के सर्वनाम है, ये हिंदी के सर्वनाम है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये तत् है इसको हिंदी में उसकी इससे कहते हैं, ये जो तत् है इसको हिंदी में उसके कहते हैं, और दोनों इन सर्वनाम के स्थान पे यहाँ संज्ञा शब्द आएगा, क्योंकि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को बताता है, बोध कराता है। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो संज्ञा शब्द है इसी के स्थान पे तो आया है ये। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये तत् और उसके ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के स्थान पे हम संज्ञा का प्रयोग, और संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है तत्, इसमें जो दिखाई दे रहा है तद, तो ये क्या है? संस्कृत का प्रोनाउन है, अर्थात सर्वनाम है। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उसके या फिर उससे। और यहाँ सर्वनाम किसके स्थान पे आए? संस्कृत के। अगर अग्नि नहीं होता तो आज हमारे पास आग नहीं होता, सूर्य नहीं होता तो आज सूरज भी हम प्रयोग नहीं कर रहे होते। कार्य शब्द था तभी हमने काज बना लिया, क्षेत्र शब्द था तभी हमने खेत बना लिया। ये शब्द अगर नहीं होते तो आज हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे होते। इससे हमें ये पता चलता है कि तत्सम के बिना तद्भव शब्द बनेंगे नहीं। इसलिए दुनिया में जितने भी तत्सम हैं, जितने भी दुनिया में तद्भव हैं, उनका कोई ना कोई तत्सम शब्द अवश्य है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो उससे मिलता जुलता होगा। ये हमें दो चीज की क्लियरिटी करते हैं कि जितने भी तद्भव आए वो किसी न किसी तत्सम से आए, और जो भी तद्भव बना वो तत्सम से मिलता जुलता बना, एकदम नया रूप नहीं बनेगा। क्लियर? अब दूसरी चीज आपको यहां ये समझनी है कि ये तो कई लाख शब्द हैं तत्सम और तद्भव। अब इनको कैसे पहचानेंगे इन कई लाख शब्दों को? तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उनका हम यहां प्रयोग करेंगे, और उसी के माध्यम से इन सब चीजों को समझ लेंगे। तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक। तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक क्या है? पहला, आधे आधे व्यंजन वाले शब्द।
99.9%, 99.9% जो है ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। जैसे हमने यहां प्रयोग कर लिया इस वाले ग्रह का, इसका प्रयोग कर लिया, अग्नि का प्रयोग कर लिया, कर्ण का प्रयोग किया, कृष्ण का प्रयोग किया, ऐसे ही सुअर का प्रयोग कर लिया, या फिर पतंजलि का प्रयोग कर लिया, एनीथिंग। अब इन सब में क्या है? आधे व्यंजन का प्रयोग है। इसमें आधा गे है, इसमें भी आधा गे है, इसमें भी आधा गे है, इसमें आधा रे है, इसमें आधा के और आधा ने है, इसमें आधा से है और इसमें आधा ये है। तो ये सारे के सारे आधे आधे वह थे, इसी वजह से सारे क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी व्यंजन के, जब भी किसी शब्द के अंदर कोई आधा व्यंजन प्रयोग हो तो 99.9% क्या होता है? तत्सम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तत्सम। क्लियर? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे हमने यहां एक शब्द प्रयोग कर लिया हल्दी, इसमें भी आधा व्यंजन है लेकिन ये तद्भव है, लेकिन इस हल्दी का जो तत्सम है वो इससे भी खतरनाक है, वो है आपका हरिद्रा। आधा व्यंजन इसमें भी है, तो कुछ जो हमने ये कहा कि 100% नहीं अप्लाई होगी ये कंडीशन, 99.9% ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ 1-2% ऐसे शब्द हैं जिनमें आधा व्यंजन तो है लेकिन वो तद्भव है, तत्सम नहीं है। लेकिन वो शब्द बेहद सरल, सुगम, आसान होंगे, उनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा प्रयोग कर रहे होंगे। ये जो शब्द हैं आप इनका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर ही नहीं रहे हो। कर्ण के स्थान पे आप कान का प्रयोग करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, अग्नि के स्थान पर रोजमर्रा की जिंदगी में आप आग का प्रयोग कर रहे हो। बात समझ में आई? यहां इसका प्रयोग आप रोज कर ही नहीं रहे हो। इसका प्रयोग तो आपने पिछले 6 महीने में एक बार भी नहीं किया, क्योंकि ये तत्सम है। तद्भव शब्दों का प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में इसलिए करते हैं क्योंकि ये सरल, सुगम, आसान है, क्योंकि ये हिंदी के शब्द है, ये संस्कृत के शब्द है। तो आपको विद्वान नहीं बनना है, ना लेखक साहित्यकार बनना है, आपको तो सरकारी नौकरी लेनी है, वो भी हिंदी के दम पे। तो आपका काम 99.9% से चल जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप पेपर में 75% पेपर करके आ जाओगे उस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ तो हम 99.9 करा रहे हैं। कई बार 100% के चक्कर में नौकरी मिलती ही नहीं है, लोग विद्वान बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, विद्वान नहीं बनना है, आपको इस 99.9 से ही काम चलाना है, क्योंकि यही हमें सरकारी नौकरी दिलाने में काफी है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। क्या है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। जो संयुक्त व्यंजन हैं जिनमें, वो सारे के सारे क्या? तत्सम है। अब एक तो संयुक्त व्यंजन हमारा ये होता है, एक संयुक्त व्यंजन ये है, एक संयुक्त व्यंजन ये है, एक संयुक्त व्यंजन ये है और एक संयुक्त व्यंजन ये। अब दुनिया के किसी भी शब्द में अगर ये मिलेंगे आपको तो तत्सम ही होगा, संस्कृत का ही होगा। जैसे क्षत्रिय, छात्र, विज्ञान, श्रीमती या श्रीमान, विद्यालय, एनीथिंग। जरूरी नहीं, आप और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं केवल यही हो, और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इससे हमें विद्या है, इससे श्रीमान है, ठीक है, या श्री कृष्ण है, ठीक है, या श्री लक्ष्मी है, ठीक है, या इससे ज्ञान है, ज्ञानी है।
इसका प्रयोग और जगह भी करते हैं हम, क्षत्रिय में भी हुआ है। तो ये हमें ये बता देगा कि यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है, यहाँ ये संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त, यहाँ ये संयुक्त है, यहाँ ये संयुक्त। जो संयुक्त व्यंजन होता है उनमें एक व्यंजन आधा होता है। ये जो संयुक्त व्यंजन बना है ये आधा कै और सै से मिलके बना है। ये जो बना है ये आधा तय और रह से मिलके बना है। ये जो बना है आधा जय और यह से मिलके बना है। ये जो बना है ये आधा से और रह से मिलके बना है। और ये जो बना है ये आधा दे और यह से मिलके बना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब इनमें पहला व्यंजन आधा है, इसमें ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, इसमें ये आधा है, तो हम क्या कह रहे हैं, आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। तो जब इसमें ये आधे व्यंजन है तो ये पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, हमें दूसरी की कंडीशन की करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में ये यहां से लेके यहां तक आधा के है, तो ये यहाँ आधा तय है, ये यहां से लेके यहां तक आधा जय है, ये यहां से लेके यहां तक आधा से है, और ये यहां से लेके यहां तक आधा दे है। जब इनमें आधा व्यंजन आया तो ये भी तत्सम कहलाएंगे। या फिर आप ये कहो कि ये संयुक्त व्यंजन है, संख्या में हमारे हम 4 का प्रयोग करते हैं, प्रयोग हम 5 का करते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, प्रयोग कितने का कर रहे हैं, 5 का। संयुक्त व्यंजन किसे कह रहे हैं, जहां 2 व्यंजन एक साथ आए, उनमें से पहले वाला आधा हो और दूसरा पूरा हो, एक स्वर रहित हो, एक स्वर सहित हो। अब सोनू कह रहा है, थैंक यू सो मच सर, मेरी हरियाणा हिंदी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व किए वो सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप पेशेंस रखोगे, आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जी के जीएस हो, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबसे बड़ी गलती आप करते हो आज की डेट में, जो आप सिलेबस देखते हो। पहली तो बात ये जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस आपकी भर्ती का आपके पास वही हो, आप कहीं से अनाप शनाप कहीं से कोई भी सिलेबस डाउनलोड कर लेते हो। वो साइड ऑथेंटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फर्जी साइड भी हो सकती है। और जो सिलेबस वहां से आपको मिला या किसी बुक से मिला, आप उसी पे भरोसा कर लेते हो कि यही हमारा सिलेबस है इस भर्ती का जिसमें हमें नौकरी लेनी है। तो सबसे बड़ी चूक तो आपसे वही होती है कि ओरिजिनल साइड से आप सिलेबस डाउनलोड करते ही नहीं हो, दाएं बाएं की साइड से आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं, और वहां वो काम होता है सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे की नीड होती है सिलेबस। तो इसलिए कोई ना कोई फर्जी साइड तमाम तरह की जो जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सिलेबस देंगे। हालांकि उनको भर्ती नहीं होना, उनका तो बिजनेस है, वो उनको तो ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड, ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहिए। अब आप उस सिलेबस के आधार पे अपनी तैयारी करो ना करो, उनका कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहली चूक आपसे हो रही है कि ओरिजिनल सिलेबस आपके पास नहीं है, और आप में से 95% बच्चों के पास नहीं है। फॉर्म तो आपने भर दिया या भरोगे, लेकिन उसका ओरिजिनल जो सिलेबस है वो आपके पास नहीं है। ये 100% गारंटी नहीं, 95% गारंटी में लेता हूं। दूसरी गलती क्या करते हो कि ओरिजिनल साइट से आपने सिलेबस डाउनलोड किया, अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिख लिया और लिख के घर में चिपका दिया या अपने पास सुरक्षित रखा। फिर आप गलती दूसरी ये करते हो कि उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं केवल उन्हीं टॉपिक को अपना सिलेबस मान लेते हो। मान के चलो हिंदी के किसी सिलेबस में 25 टॉपिक दिए गए, 25 टॉपिक दिए गए, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी तत्सम तद्भव वो तो थे ही नहीं उसके अंदर। या मान के चलो कोई दूसरा टॉपिक है वो नहीं था, मैंने फिर भी पढ़ाया। तो दूसरी गलती ये हो रही है कि जो 25 टॉपिक है ना, ये कम से कम 20 दूसरे टॉपिक पर डिपेंड हैं। अगर इन 25 टॉपिक की क्लियरिटी आपको 100% करनी है तो इनके लिए आपको ये 20 दूसरे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जो बच्चा आज कह रहा है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होने लगे, तो जब ये क्लास ले रहा था तो सबसे ज्यादा इसी को दिक्कत थी, और नहीं यकीन आया तो उससे पूछो एक बार। क्योंकि मैं जानबूझ के जब टॉपिक का सीक्वेंस लेके आगे बढ़ा तो मैंने वे तमाम टॉपिक पढ़ाए जो सिलेबस में थे ही नहीं, क्योंकि मुझे ये पता था कि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ है, चाहे वो हिंदी है,
बस आपका फोकस क्या होता है कि वे 25 टॉपिक जो लिखे हुए हैं आप केवल उनको पढ़ोगे, लेकिन इनकी क्लियरिटी के लिए आपको इनके अलावा भी 20 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके यहां आप 25 टॉपिक में 100% परफॉर्मेंस कर पाओगे। अदरवाइज वही ढाक के 3 पात आप रट्टा मार के जाओगे, जैसे हमेशा अब तक चीजों को रटते हुए आए हो। तो इसीलिए कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे केतक सींचो ने। काम जो होता है ना यहाँ हिंदी का, वो धीरे से होता है, पेशेंस रख के होता है। जिस दिन आपने सारी क्लास अटेंड कर ली, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी हिंदी से फ्री हो जाएगी। दुनिया का कोई भी एग्जाम जो आप देना चाहते हो और उसमें हिंदी पूछी जा रही है, वो सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारी क्वेश्चन की वैरायटी, हर तरह का लॉजिक आपके सामने होगा। ठीक है, इसीलिए जगह जगह से दाने चुग के पेट नहीं भरा जा सकता। ठीक है, चीजों को आपको ढंग से सीक्वेंस में करना पड़ेगा। ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आपकी है प्यारे दोस्तों, ये इसको बोलते हैं तैरने वाले रे से बने शब्द। ये भी क्या कहलाते हैं आपके? तत्सम कहलाए। कैसे कहलाएंगे तत्सम? जैसे हमने यहां प्रयोग किया, अर्जुन द्रोणाचार्य आचार्य दुर्दिन दुर्गम दुर्दशा निर्धन करण करण निर्विरोध निर्मम निर्दय। इन सब में क्या है? तैरने वाला रह। इसको तैरने वाला रह बोलते हैं। ये छोटा रह होता है, ये शब्द के बीच में आए, ये शब्द के अंत में आए। इसीलिए दुनिया का कोई भी शब्द ले आओ जो देवनागरी की लिपि में लिखा हो। ये लिपि कौन सी है जिसमें लिखे हैं? देवनागरी की लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी की लिपि। देवनागरी की लिपि में लिखे गए शब्द में अगर इस वाले रह का प्रयोग हुआ है तो दुनिया के सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। फोर्थ, री से बने शब्द, अगर इसका प्रयोग कर लिया है तो वे भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम। कैसे? जैसे कृष्ण, कृपया, तरण, पितृ, मात्र, तो ये सारे के सारे क्या हैं? अब रीजन क्या है? इसमें ये री, इसमें ये री, इसमें ये री, इसमें 2 री, इसमें 1 री, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ये जो दूसरा री है, ये बड़े वाला री है जो संस्कृत में 12वें स्वर के रूप में प्रयोग होता है, और ये छोटे वाला री है, इसका प्रयोग इस री के रूप में करते हैं। ये हिंदी में प्रयोग होता है, ये संस्कृत में प्रयोग होता है। इसमें यहाँ 2 री है, एक यहां से लेके यहां तक है और दूसरा जो है वो यहां से लेके यहां तक। क्लियर? तो ये हमने इससे पहचाने, जो नीचे री लगा हुआ है ना, इसका प्रयोग जो होता है वो इस सेंस में करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? ये सारे के सारे कहलाए आपके तत्सम शब्द, जहां भी इसका प्रयोग होगा। 5वीं कंडीशन, जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, तो वो क्या कहलाता है?
तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुराण, रावण, लक्ष्मण, विभीषण, कुंभकर्ण, ब्राह्मण, पर्यावरण, विष्णु, कृष्ण, परिमाण, एनीथिंग, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसका अंतिम वर्ण है, इसमें भी न है, इसमें भी अंतिम वर्ण है, ये रहा अंतिम वर्ण क्या है, सब में न है। तो जहां किसी शब्द का अंतिम वर्ण न होगा तो क्या है, दुनिया के सारे शब्द तत्सम कहलाएगा। और दूसरी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। कौन सी कंडीशन? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आधा बे है, यहाँ आधा है, इसमें तैरने वाला रे है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें भी संस्कृत का उपसर्ग है, इसमें आधा मैं है, ठीक है, इसमें भी यहाँ आधा है, इसमें रे है, इसमें भी आधा व्यंजन है। जरूरी थोड़ी ही आप यही कंडीशन अप्लाई करो कि अंत में न है। जो शब्द दिया है उसमें दूसरी कंडीशन जो अब तक आप पढ़ चुके वो भी अगर अप्लाई हो रही है तो आपको पांचवी कंडीशन पे आने की जरूरत ही नहीं है, आप पहली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में आए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण न होगा, अब वो दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए, अब ऐसे तो नहीं है मैंने यहां लिखा हो 99.9, अरे एक पे मैंने लिखा था 99.9 क्योंकि वो 100% अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हल्दी है तद्भव, ये 100% अप्लाई होते हैं, ये भी 100% अप्लाई होते हैं, ये भी 100% अप्लाई होते हैं, ये भी 100%। अब कोई भी आ जाए, अब ऐसे एक एक दो दो शब्द मेरे से पूछेंगे, उससे कोई फायदा थोड़ा ही है। जब हमने कह दिया कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण नया होगा वो तत्सम कहलाएगा, क्योंकि हम तत्सम शब्द पढ़ा रहे हैं और उसकी कंडीशन बता रहे हैं। 6 कंडीशन क्या है? 6 कंडीशन। जिस शब्द में अनुस्वार चिन्ह, जिस शब्द में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हो वो भी क्या कहलाते हैं? अब अनुस्वार चिन्ह क्या होता है? अंक, अंकित, संख्या, मयंक, संविधान, स्वयं, संसार, संजय, संस्कार, संस्कृति, संस्करण, संदेह, संशय, संहार। अब इन सब में क्या है? अनुस्वार चिन्ह, जो ऊपर ये बिंदी आती है, ये जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं उनके स्थान पे आती है और वो होने चाहिए आधे। तो जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं जो आधे होते हैं, स्वर रहित होते हैं, उनके स्थान पे ये बिंदी का प्रयोग होता है, जिसको हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे के सारे तत्सम हुए, इन पे और दूसरी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? संस्करण में अंत में न है, आधा से है, संस्कृति में यहाँ पे आधा से है, ये वाला री है, संख्या में आधा व्यंजन है, ठीक है, यहाँ पे से सम अपने आप में उपसर्ग है, ठीक है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें भी आधा व्यंजन है, तो ये भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो बिंदी लगी अनुस्वार के रूप में,
जो ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं इनके स्थान पे लगती है। इनके स्थान पे हम इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये बिंदी जो आई है वो इन 5 में से किसी एक के स्थान पे आई है। जैसे संहार न के स्थान पे सन से न के स्थान पे, संदेह न के स्थान पे, स्वम में मैं के स्थान पे, संविधान में मैं के स्थान पे, ठीक है, संख्या में इस वाले गय के स्थान पे संख्या, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके तत्सम। इसके बाद 7 कंडीशन, जिस शब्द में विसर्ग चिन्ह, जिस शब्द में विसर्ग चिन्ह लगा हो वो भी क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे प्रातःकाल, पुनः आगमन, प्राय, अतः, निःशुल्क, निःशुल्क, निःशब्द, निशंक। तो इनमें सब में क्या है, इन सब में यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, और जहां पे विसर्ग का प्रयोग होगा वे दुनिया के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। क्योंकि विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। हलंत चिन्ह, ये आड़ी तिरछी रेखा, हलंत चिन्ह वाले शब्द, हलंत चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। कैसे, जैसे पाठ्य शब्द है, गद्य शब्द है जिसको प्रोज कहते हैं, गद्य, पद्य शब्द है, विद्वान, विद्या, द्वारा, ये सारे के सारे क्या है, हलंत लगा हुआ है इनमें। हलंत जो आड़ी तिरछी रेखा नीचे लगी हुई है इसको हम हलंत कह रहे हैं। ये जो आड़ी तिरछी रेखा है ये शब्द के शुरू में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, और अंतिम वर्ण के साथ भी हो सकती है। क्लियर। कि हलंत चिन्ह, विसर्ग चिन्ह और अनुस्वार चिन्ह ये तीनों आते हैं अयोगवाह में। तो नोट करके हम ये भी कह सकते हैं कि अयोगवाह, अयोगवाह चिन्ह, अयोगवाह चिन्ह या वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। अयोगवाह चिन्ह या वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम। भाई एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। और हम यहाँ कह के नीचे हलंत लगा देंगे, ये हलंत हो गया। तो ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं और ये तीन चिन्ह अयोगवाह चिन्ह कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम कहलाएंगे। 9वीं कंडीशन,
संधि वाले सभी शब्द तत्सम है। संधि कहाँ होती है? दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। जैसे हिमालय आ गया, भावार्थ आ गया। हिमालय है, भावार्थ है। क्लियर? अत्याचार है, अध्यक्ष, नरेश, राजेंद्र, परोपकार, सदैव, नयन, श्रवण। ये सारे के सारे संधि वाले शब्द है। ये सारे के सारे क्या हैं? संधि वाले शब्द है। अब ये कैसे बना है? ये हिम और आल्य से मिलके बना है। ये भाव और अर्थ से मिलके बना है। ये अति और आचार से मिलके बना है। ये अधि और अक्ष से मिलके बना है। ये नर और ईश से मिलके बना है। और ये राज और इंद्र से मिलके बना है। और ये पर और उपकार से मिलके बना है। और ये सदा और एव से मिलके बना है। ने और अन से मिलके बना है। और ये स्रो और अन से मिलके बना। प्यारे दोस्तों, आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ इसमें आधा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें तैरने वाला रहे हैं, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, अंत में नहीं आया है। वो भी तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो जो आपने पढ़ी है अभी। लेकिन आप भूल गए कंडीशन, तो आप क्या कहोगे कि ये सारे के सारे शब्द संधि के हैं। ये दीर्घ संधि के हैं, ये यण संधि के हैं, ये तीन यहाँ गुण संधि के हैं, ये वृद्धि संधि के हैं, ये अयादि संधि के। ऐसे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के एग्जाम्पल भी तत्सम शब्द होते हैं। संधि होती है दो पुराने शब्दों के बीच में। तो यहाँ जो दो पुराने शब्द हैं वो हिम और आल्य हैं। इधर से हमने ए लिया, इधर से आ लिया, तो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कह रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ जो संधि होगी निकटवर्ती वर्ण के मेल, तो तब बनाओगे ना जब पहले आपके पास दो शब्द होंगे। तो वे दो शब्द किस भाषा के होंगे? संस्कृत के। और उनसे बनने वाला जो नया शब्द है वो किसका होगा? पंजाबी का, उर्दू का, चाइनीज का, जापानी का। जब पुराने शब्द संस्कृत के हैं तो उनसे बनने वाला नया शब्द भी संस्कृत का ही होगा। जब ये दोनों तत्सम है तो ये भी तत्सम है, जब ये दोनों तत्सम है तो ये भी तत्सम है। भाई कच्चा माल प्लास्टिक का है तो उसकी प्लास्टिक की तो वस्तु बना दोगे या लोहे की बना दोगे प्लास्टिक से? तो संधि होती है दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। और जब दो पुराने शब्द चूंकि पुरानी भाषा संस्कृत के हैं तो उनसे बनने वाला जो नया शब्द है वो भी संस्कृत का तत्सम कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए संधि के सदा मतलब हमेशा, ए मतलब ही, ये दोनों तत्सम है, संस्कृत के हैं, तो इनसे बनने वाला नया शब्द भी संस्कृत का ही होगा। पर मतलब दूसरे का उपकार भला, दूसरे का भला। यहाँ पे इस नए का परिवर्तन नए में हो गया तब जाके बना। किसी शब्द के अंत में नए आता है तो तत्सम है। संयुक्त व्यंजन जहां हो तत्सम है, आधा व्यंजन जहां हो तत्सम है। और चूंकि ये संधि का उदाहरण है अयादि संधि का, ये स्रो और अन से मिलके बना है, नए का परिवर्तन इसमें हो गया, इसका यहां से औ और ए मिलके ये व्यय बन गया। तो इसी वजह से ये सारे के सारे संधि के एग्जाम्पल होने के कारण आपके कौन से कहलाएंगे? सारे के सारे कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द।
तो नो कंडीशन हो गई। बाकी 6 कंडीशन और हैं, वो बताएंगे कल वाली क्लास में। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर यहां तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे स्टूडेंट आप ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो डाउट केवल तब तक ही है जब तक आप तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर नहीं पढ़ते। जब ये तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर हो जाएंगे कंप्लीट तो आपका डाउट भी नहीं बचेगा। यहां तक क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो जी, क्लियर, ठीक, ले लेंगे, मैराथन भी ले लेंगे, पहले तसल्ली तो कर दो। जी जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही ध्यान रखना है। हिंदी के दम पे अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, हिंदी में 100% परफॉर्मेंस करना चाहते हो, तो 2 तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो पहले अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, और फिर जो मैं टॉपिक वाइज सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस में रोज करा रहा हूं। केवल 15 से 20 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं। चारों ऑप्शन पे चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, क्या इसका लॉजिक है, सही आंसर है तो ये क्यों है। तो अगर आप यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सुबह मॉर्निंग की जो क्लास है 7:30 बजे, जो टॉपिक वाइज जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं सफलता बैच के नाम से, उसमें केवल मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस कराता हूं। तो अगर आपने वो भी ज्वाइन कर ली तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इधर आपके ये बैच कंप्लीट होगा, उधर मैं वहां प्रैक्टिस कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की, किसी भी टेस्ट सीरीज की, किसी भी मॉक टेस्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बाकी सारा समय दूसरे सब्जेक्ट को दे देना। तो अगर यहां अपने ढंग से पेशेंस रख के इधर उधर की चीजें दिमाग में ना लाके आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्योंकि आएगा तो इसी में से पेपर आपका सारा, और वहां पे आपने इंप्लीमेंट कर लिया इन चीजों को, तो फिर आपको हिंदी में कुछ और आवश्यकता नहीं है किसी चीज के करने की। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो शाम को मिलता हूं हिंदी भाई और